Hello students, welcome to Sri Shyam School YouTube channel. Today's video is for class 6 SST. Here, I am your SST teacher. So let's get started with the first chapter of Social and Political Life. So, the first chapter of our social and political life is India, a country of unity in diversity. Meaning, भारत एक ऐसी कंट्रीज यूनिटी इन डाइवर्सिटी जहाँ पे क्या है, अनेकता में एकता है. India is called the country of unity in diversity. There are various diversities in India: physical diversity and cultural diversity. Physical diversity refers to the various types of relief features: mountains, plateaus, plains, etc. India is a vast country and the climate also varies from region to region. Some places like Ladakh are extremely cold, while some places in desert area of Rajasthan are extremely hot. In the same way, there are places such as Meghalaya which receive very heavy rainfall, while desert area receive a scanty rainfall. Due to this climate variation, the national vegetation and wildlife also varies from region to region. Besides this physical diversity, we find diversity of language, religions, custom, food habit and dresses also. So, जो इंडिया है उसको एक ऐसी कंट्री बोला गया है जहाँ पे क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी होती है अनेकता यानी कि भिन्नता. तो अनेकता में एकता, भारत को ये बोला जाता था. ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं, यानी कि डिफरेंट सिचुएशन है. फिजिकल डाइवर्सिटी यानी और कल्चरल डाइवर्सिटी. फिजिकल डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है कि जो फिजिकल जो कंडीशन है इंडिया की वो डिफरेंट है हर जगह पे. कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेट्यूज. प्लेट्यूज क्या होते हैं? एक ऐसी ऊंचाई पे प्लेन एरिया, यानी माउंटेन्स पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो सी लेवल होता है उससे ज़्यादा हाइट पे एक प्लेन एरिया होता है, उसको हम प्लेट्यूज बोलते हैं. फिर प्लेन्स यानी कि जो हमारे यहाँ पे हम फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं ना, ये प्लेन्स एरिया होते हैं, इनको हम प्लेन्स बोलते हैं. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक मतलब बहुत बड़ी कंट्री है और वहाँ की जो क्लाइमेट होती है यानी कि जो जलवायु होती है, वेदर की कंडीशन होती है, वो भी क्या होती है, हर जगह पे अलग होती है. जैसे लद्दाख है, वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है. राजस्थान है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. और जैसे मेघालय, वहाँ पे क्या होती है, बहुत हैवी रेनफॉल. सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल कहाँ होता है? मेघालय में ही होता है. और जहाँ डेजर्ट एरिया, वहाँ पे रेन क्या होती है, ना के बराबर होती है, स्कैंटी रेनफॉल होता है. तो ये जो क्लाइमेटिक यानी कि जो ये हमारी वेदर की कंडीशन है, ये भी क्या होती है, हर जगह पे अलग अलग है. और जिसके कारण क्या होती है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ यानी कि जो वहाँ पे जो जंगली जानवर रहते हैं वो, और जो उन पे सब्जियाँ या जो फार्मिंग की जाती है वो भी क्या होती है, हर एरिया में अलग होती है. क्योंकि वहाँ पे अलग जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है. सो क्या होता है, फिजिकल डाइवर्सिटी के अलावा और क्या हमारे पास लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, रिलीजन की है, कस्टम्स की है, फूड हैबिट्स की है, ड्रेसेस की है. मीनिंग कि हर रीजन पे अलग, हर स्टेट में ही लगा लो, हर स्टेट में अलग तरह का जो ड्रेस कोड होता है, टाइप होती है, वो अलग होता है. लोगों की फूड हैबिट अलग होती है. नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग रोटियां और मतलब सब्जी खाते हैं, जबकि बिहार उस साइड में राइस को ज़्यादा खाया जाता है. बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे नॉनवेज को ज़्यादा खाया जाता है. तो लैंग्वेज भी हर स्टेट की, एक स्टेट में भी हर कुछ किलोमीटर के बाद जो लैंग्वेज है उसमें एक डिफरेंस आ जाता है. और जो उनके रिलीजन्स है वो भी डाइवर्सिटी मिलती है. कहीं पर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, तो उन सब की जो रिलीजियसन कस्टम है यानी कि जो धार्मिक उनकी वो भावनाएं हैं वो सब अलग अलग है सब. तो इंडिया में हर चीज़ में क्या मिलेगी आपको, डाइवर्सिटी. देन डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारी फैमिली के टाइप्स स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या डाइवर्सिटीज है इंडिया में. द बेसिक यूनिट ऑफ ए सोसाइटी इज द फैमिली. इन इंडिया वी हैव टू टाइप्स ऑफ फैमिली: जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली. In a joint family, parents, grandparents, uncles, aunts, and cousins live together in the same family. But in a nuclear family, only parents and their unmarried children live together and make a family. Both the joint family and the nuclear family system have their relative advantages and disadvantages. मतलब इसका जो मीनिंग है वो है, जो हमारी सोसाइटी की बेसिक यूनिट है
यानी जो सबसे छोटी इकाई है, जो बेसिक है, आधार है किसी भी सोसाइटी का, बेस है, वो है फैमिली। फैमिली यानी कि परिवार, उस फैमिली को माना गया। और इंडिया में हमें दो टाइप की फैमिली मिलती है, एक होती है ज्वाइंट फैमिली और एक होती है न्यूक्लियर फैमिली। ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंटीज, कजन, तो ये सारे इकट्ठे मिलके एक ही फैमिली में, एक ही घर में रहते हैं। और इन स्पाइट ऑफ दिस न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, उसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन, यानी जब तक उन बच्चों की शादी नहीं हो जाती तब तक बच्चे और उनके माँ बाप वो ही इकट्ठे रहते हैं और एक फैमिली को बनाते हैं। तो जो ये ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, इनकी अपनी अपनी एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट फैमिली। एंड ज्वाइंट फैमिली से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलती है। देन फर्स्ट इज इन अ ज्वाइंट फैमिली ऑल द मेंबर्स हेल्प ईच अदर, ईच मेंबर, every member of the family, so every member in the family feels secure because whenever there is any problem others are ready to help and the problem is solved by mutual cooperation। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि जो ज्वाइंट फैमिलीज में सब इकट्ठा रहते हैं तो जो हर मेंबर होता है फैमिली का वो सिक्योर फील करता है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो सारे फैमिली मेंबर उस मिलके उसको हेल्प करेंगे और उसको सॉल्व करने में उसकी मदद करेंगे। यानी कि जो पूरा जो भार आता है प्रॉब्लम का, बर्डन है जो, वो एक मेंबर पे नहीं होता। और सेकंड इज इन अ ज्वाइंट फैमिली द चिल्ड्रन कैन बी लुक्ड आफ्टर मोर अफेक्शनेटली बाय द ग्रैंड पेरेंट्स और अदर फैमिली मेम्बर। तो जो बच्चे होते हैं ज्वाइंट फैमिली में वो क्या होते हैं, ज़्यादा लाड प्यार से पाले जाते हैं, क्योंकि उनके पास उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल आंटी होते हैं, उनके कजन्स होते हैं। जबकि न्यूक्लियर फैमिली में बच्चा अकेले ही रेज होता है, अकेले ही पाला जाता है। Then third is India is an agricultural country. In agriculture, many hands are required to do different jobs such as plowing the soil, sowing the seeds, watering the plants, and harvesting the crops. In the agriculture sector, joint family system is considered to be the best system. In spite of all these advantages, the joint family is losing its significance, especially in urban areas, and nuclear families are increasing due to following reason। तो क्या होता था, थर्ड एडवांटेज क्या है हमारी, कि जो इंडिया है वो उसको एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है। यहाँ की जो 70% पॉपुलेशन है उनका जो ऑक्यूपेशन है, यानी जो वो काम करते हैं वो एग्रीकल्चर का है। तो क्या होता है, जब भी एग्रीकल्चर होता है उसमें हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कोई जो सोइल को फ्लो करता है, यानी कि उसमें हल चलाता है, कोई बीज को बोता है, कोई उसमें पानी देता है। और जब हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी जबकि क्रॉप्स को काटा जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। तो इस एग्रीकल्चर सेक्टर की उससे देखें तो ज्वाइंट फैमिली की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और वही बेस्ट है एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन इन सारी एडवांटेज के होते हुए भी जो ज्वाइंट फैमिली है वो आज के टाइम पे अपनी जो सिग्निफिकेंस है यानी इम्पोर्टेंस है वो खोती जा रही है, वो डेक्लाइन होती जा रही है। और स्पेशली इन अर्बन एरिया, यानी कि शहरी एरिया में जो ज़्यादातर फैमिली आपको न्यूक्लियर फैमिली ही मिलेगी। और इसके क्या रीज़न है, यानी कि क्या डिसएडवांटेजेस है जॉइंट फैमिली की, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। Disadvantages of a joint family. Then first is a joint family sometimes become an obstruction in the progress of an individual. Sometimes in a joint family we see that some members are more active while others are not so active. So there are quarrels and disagreements on certain issues. In big cities, housing is a very big problem. A joint family need big house, but a nuclear family can adjust in a small house. तो जो डिसएडवांटेजेज हैं जो हमारी जॉइंट फैमिली की वो क्या है, फर्स्ट क्या है कि जो जॉइंट फैमिली है उसमें कई बार क्या होता है कि एक इंसान ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आती है यानी बाधाएं आती है। सबको ही वो साथ लेके चलना पड़ता है, उसमें वो अपने बारे में, अपने करियर के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाता है। और जो सेकंड है वो क्या है कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है, कुछ लोग तो काम करते ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जबकि कुछ लोग कुछ काम नहीं करते, पूरा दिन घर पे रहते हैं और उनके सहारे ही उनका भी काम चल जाता है। तो जिससे क्या होता है, घर में झगड़े होते हैं और बहुत सारे इश्यू होते हैं जिन पे डिसएग्रीमेंट यानी कि असहमत होते हैं, लोग आपस में मिलके नहीं रह पाते। और जो बड़ी सिटीज़ है यानी कि बड़े शहर हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हाउसिंग की।
उनमें इतनी जगह ही नहीं है कि वो लोग बड़ा घर बना पाए जहाँ पर ज्वाइंट फैमिली रह सके, इसलिए वहाँ पे छोटे हाउस होते हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज में इजीली एडजस्ट हो जाती है। तो ये सारी क्या थी, ये सारी वो टॉपिक्स थे जो हमारी डिसएडवांटेजेज हैं ज्वाइंट फैमिली की, और रीजन्स थे जिनके कारण जो न्यूक्लियर फैमिली है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। देन एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली की कौन कौन सी एडवांटेजेस होती है? इन अ न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रन आर केयर्ड विद मोर अटेंशन। इन न्यूक्लियर फैमिली ऑल मेंबर्स आर फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं, उनके अनमैरिड चाइल्ड होते हैं, तो वो जो बच्चे होते हैं उनको वो ज़्यादा केयर और ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास, अगर जॉइंट फैमिली क्या होता है बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं, तो वो बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते जो उसके पेरेंट्स होते हैं। बट न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा नहीं होता। एंड द सेकेंड इज, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें सारे मेंबर फ्री होते हैं कि वो जो करना चाहे वो कर सकते हो, उन्हें दूसरे के बारे में सोचना नहीं पड़ता। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उनकी भी कुछ डिसएडवांटेजेज होती है, और वो क्या होती है? फर्स्ट इज, इन अ न्यूक्लियर फैमिली ऑल मेंबर्स बिकम इंडिपेंडेंट एंड दे डू नॉट वांट एनी इंटरफेरेंस इन अदर पर्सन इन देयर मैटर। तो जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें क्या होते हैं, जो थोड़े से तो मेंबर होते हैं वो सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, और वो ये चाहते भी नहीं कि दूसरा आदमी उनके मामले में इंटरफेयर करे। चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स हैव नो टाइम टू स्पेंड विच ईच अदर। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो उस टाइम पे क्या होता है, अपनी जॉब्स में, अपने काम में लगे रहते हैं, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, इकट्ठा रह सकें। In fact, both the joint family system and nuclear family system have their relative advantages and disadvantages. So, we can choose the ideal system of family according to our circumstances and occupation. तो रियलिटी में क्या होता है कि ये जो दोनों ही टाइप की फैमिली है, ज्वाइंट हो या न्यूक्लियर हो, इन सब की अपनी एक अलग एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो जो लोग काम करते हैं या उनकी जो कंडीशन उसके अकॉर्डिंगली वो अपने लिए जो बेस्ट सिस्टम है, चाहे वो जॉइंट हो या न्यूक्लियर, वो चूज कर लेते हैं। देन द नेक्स्ट टॉपिक टू डिस्कस इज सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। देयर आर ग्रेट सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। सम पीपल हैव हायर स्टेटस इन द सोसाइटी while some people have lower status in the society। तो जो सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी होती है, यानी कि जो सोसाइटी में इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक जो उनका स्टेटस होता है उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी एक सोसाइटी में हमें डाइवर्सिटी यानी कि अनेकता यानी कि भिन्नता पाई जाती है। तो क्या होता है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं इंडिया में जो बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस को एंजॉय करते हैं अपनी सोसाइटी में, कुछ ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में लोअर स्टेटस को एंजॉय करते हैं। हाई स्टेटस यानी कि जो हाई क्लास, यानी कि जिन्हें हम हाई स्टेटस फैमिली बोला जाता है। एक मीडियम क्लास होती है, एक लोअर क्लास होती है। 3 टाइप्स के क्लासेज में सोसाइटी को बांटा गया है। तो ये क्या होती है, ये भी हमारे सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को शो करती है इंडिया की। सो अबाउट 1/4 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज स्टिल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, while some people are very rich. Generally, the landless farmer, small farmer, and daily wages earner are poor. So, socio-economic disparities sometimes lead to social conflicts. Since independence, the government has launched various poverty alleviation programs in the rural as well as urban areas. तो जो ये हमारी सोसाइटी है उसमें 3 टाइप्स के लोग रहते हैं, हाई स्टेटस के, मीडियम क्लास के और लोअर क्लास के। तो जो अबाउट 1/4 यानी कि पूरी पॉपुलेशन का चौथा हिस्सा क्या ऐसा है जो पुअर्टी लाइन, जो एक मतलब फिक्स की गई है पुअर्टी लाइन, उसके नीचे रहता है। यानी पुअर्टी लाइन से भी नीचे जिनकी अर्निंग्स है और वो पीपल हैं, वो कैसे कितने हैं, पूरी पॉपुलेशन का चौथा हिस्सा तो इंडिया में ऐसा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जबकि कुछ लोग जैसे लैंडलेस जिनके पास ज़मीन ही नहीं है खेती करने के लिए, छोटे फार्मर हैं, या फिर जो डेली एज अर्नर होते हैं, जैसे कि जो लोग जिनको बोलते हैं ना दिहाड़ी पे जाते हैं, इनको जिनको अपनी जो अर्निंग्स है वो डेली वेजेस पे यानी कि एक दिन के हिसाब से मिलती है, तो वो लोग क्या है, वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो जो हमारी ये सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी कि जो हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक उसमें जो ये डिफरेंस देखा गया है, ये क्या होता है, इसमें कई बार जो सामाजिक झगड़े होते हैं
वो होता है जो पुअर लोग हैं, क्या होते हैं वो कई बार वो अ, आंदोलन कर देते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं कि उन्हें फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करती है, स्कीम्स लॉन्च करती है पुअर्टी एलिविलेशन को, यानी कि जो गरीबी है उसको हटाने के लिए, वो दोनों में, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी। जैसे क्या होता है, जो गांव में रूरल एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए लाइट्स, पानी, इनके रेट वो क्या होते हैं, कम कम कर दिए गवर्नमेंट से। बहुत सारे स्कीम्स लाए गए, जैसे मिड डे मील, यानी गरीब बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल से उनमें फीस नहीं लगती है, उन्हें दिन में खाना भी दिया जाता है ताकि लोग उनको स्कूल में भेज सके। तो इस तरह से बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं वो गवर्नमेंट चलाती है। बीपीएल कार्ड्स हैं जिनसे क्या होता है, उनको जो हमारे जो बेसिक सर्विसेज है वो कम रेट पे मिल सके। तो जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम इस पुअर्टी को एलिवेशन यानी पुअर्टी को हटाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है। सो स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर we will discuss in our next video. So have a nice day.